गली गली बच्चियों के गुनहगार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होते अपराधों की। किस तरीके से एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं, कोई डर कोई खौफ जहन में नहीं है, ना पुलिस का ना कानून व्यवस्था का। तो एक और बेटी हैवानियत का शिकार बन गई। मामला भोपाल का है। देश फिर से शर्मिंदा है। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सवाल वही, समाज में कुछ लोगों को हो क्या गया है। बात सख्त कानूनों की होती है, सख्त कानून बन भी गए, लेकिन क्या ऐसे लोगों को डर लगता है? शायद नहीं। डर लगा होता तो भोपाल में 5 साल की वो मासूम आज हमारे बीच हंसती खेलती हुई होती। तो दिक्कत कहाँ है? क्या उपाय किए जाए कि बेटियां सुरक्षित हो? कहां से शुरुआत हो? आज हम इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ नतीजों पर पहुंचने की भी कोशिश हम करेंगे। ये आप ही का शो है, आपकी भी बच्चियां हैं। आप अपनी बच्चियों को लेकर क्या सोचते हैं कि आपकी बच्ची इस माहौल में सुरक्षित हैं, और आप अपनी बच्चियों को क्या घर पे सिखाते हैं, क्या समझाते हैं कि अपने आप को कैसे बाहर जिस तरीके के दरिंदे आसपास घूम रहे हैं उनसे अपने आप को बचाना है। लिहाजा आप हमारे दर्शकों में से अपनी राय आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं भोपाल से। वहां के स्थानीय लोगों का बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्या कहना है। राजधानी भोपाल में 5 साल की मासूम के साथ जो कृत्य सामने आया है उसके बाद सभी डरे हुए हैं, और ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनकी बेटियां हैं, और महिला सुरक्षा जिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बच्चियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 5 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या, उसके बाद 3 साल की मासूम के साथ स्कूल में रेप, और कई ऐसे मामले लगातार पूरे प्रदेश भर से निकल के सामने आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अलग अलग तबकों से जुड़ी महिलाएं हैं, अलग अलग वर्गों की महिलाएं हैं, जिनसे मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, वो खुद भी महिला हैं। कितनी सुरक्षित वो खुद को महसूस करती हैं, बेटियों को लेकर किस तरह की चिंता होती है, कानूनों से कितनी उम्मीद है। मैम, कानून सख्त है लेकिन कोई असर किसी पर नहीं है। नहीं, कानून सख्त नहीं है अमृतांशी जी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हम ये सोच के बैठे कि कानून सख्त है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। अगर कानून सख्त होता तो इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हो जाती कि मतलब आप एक छोटी सी इतनी छोटी बच्ची को अपने मतलब पहले उसको अपने कमरे में लेके जा रहे हो, ये सारा दुष्कर्म कर रहे हो, उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं, आपने उसको टंकी में डाल दिया, वो सड़ने को छोड़ दिया। तो ये सख्त अगर नहीं है, उसी का नतीजा है। तो हम लोग कितना भी हल्ला करें, कितने भी हम रोड शोज कर लें, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई मौत नहीं है, कार्रवाई नहीं की जाएगी जीते जागते, तब तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी खुद की भी बेटी है, उसकी सुरक्षा की कैसे आप? मेरी दो बेटियां हैं, मेरी दो बेटियां हैं। मैं उसको जो मेरी छोटी वाली है, मैं उसको अभी इंदौर छोड़कर आई हूँ डीएवी में, और अगले ही दिन मुझे पता चला कि इंदौर में रेप केस हो गया। अब लोगों ने मुझे कहा बहुत अच्छा है, बच्ची तो पास में है, आप कभी भी बुला सकते हो। जब घर पे बेटी सुरक्षित नहीं है तो वो इंदौर में भी कितनी सुरक्षित होगी, ये आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक हमारे साथ महिला मौजूद हैं जो है वो घरों में काम करती हैं, और जहाँ पर ये केस हुआ है वहाँ पर भी लगभग जो है वो इसी तबके के लोग रहते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। आपकी बेटियां हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं। कितनी सुरक्षित हैं आपकी बेटियां? जब आप काम पर आती हैं तो किस तरह से दिमाग में रहता है उनके? अब दिमाग तो बच्चों में ही लगा रहता है ना। अब वो स्कूल जाती है अकेली, और मैं काम पे आ जाती हूँ सुबह से, तो वही टेंशन रहता है। और बच्चों का कि कैसी है, क्या है, बहुत समझाना पड़ता है, शाम को भी सुबह भी, कि भैया देखो कोई अगर बुलाए या कुछ दे तो मना करो कि मत खाओ, कि नहीं खाना है। अगर आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बुलाते हैं कि दीदी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बहाने से लोग उठा रहे हैं लड़कियों को आजकल। तो मैं तो समझाती हूँ बहुत बच्चों को। अब देखो हम लोग तो बहुत ही डरे रहते हैं, रात में भी गेट बंद करने में भी इतना ही रहता है कि अगर कोई आ ना जाए खोल के। हमारे मोहल्ले में तो बहुत ही ऐसा है, मतलब बहुत ही गलत लोग हैं। कैसे मामले बढ़ रहे हैं मैम? आपके घर पे भी महिलाएं, बेटियां हैं, कितनी सुरक्षित आप महसूस करती हैं? आजकल तो ये सब सुन के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता ये है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, इतने छोटे बच्चे हैं, उनको क्या ही समझाया जाए। ये हमें बड़ों को समझाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी वो है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही सब कुछ ये चल रहा है। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, हर चीज़ हर सोशल मीडिया पे ना दिखाई जाए, स्पेशली जो आजकल रील्स वगैरह चल रही हैं, उनको हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए,
ताकि ये सब चीज़ें ना हो पाए। जो समझ पाते हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी वही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि हम बतौर समाज हमें बहुत इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें बहन बेटियों को अब सुरक्षित रखना ज़रूरी, क्योंकि लगातार रोज़ाना हम सुन रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं। अपन सेल्फ डिफेंस भी कितना करें, लोगों को ट्रेंड भी करें, लेकिन कितना ही हो पाता है ना, वो भी हर कोई लेडी नहीं जा पाती सेल्फ डिफेंस सीखने, या महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी नहीं जा पाती हैं। तो कहाँ तक अपन कोशिश ही कर सकते हैं, और आगे भी अपन यही है कि लॉ तो है ही नहीं कुछ कहीं से कहीं तक भी। बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि कुछ सख्त कानून जो है वो होने चाहिए, और शायद यही वजह रही है कि जो लगातार अपराधियों के, ऐसे आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, थम नहीं रही हैं, और बेटियां खुद को असुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू जैन हैं, वकील, हमारे साथ बिंदु घाट पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर शोभा शर्मा साइकोलॉजिस्ट, धर्मेंद्र चौधरी रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शोभा शर्मा आपसे है। डॉक्टर शोभा, आप जिस तरीके से बच्चियों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, नाबालिगों के खिलाफ 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, 5 साल की मासूम बच्ची इसका शिकार हो रही हैं, आखिर क्या मेंटली लेवल ऐसे जो लोग होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, क्या उनका मेंटल स्टेज उस वक्त होता है? ऐसे बेसिकली ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है कि उनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि जब तक कि वो चीज उन्हें ना मिल जाए उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा, कई बार अगर वो पर्सन नशे की लत में है या नशा करता है, वो भी एक मानसिकता जो है रेप को जो है बढ़ावा देती है। दूसरा, पर्सनैलिटी, किसी किसी के ट्रेट ऐसे होते हैं, उनको ये मैटर नहीं करता है कि बच्ची छोटी है या बड़ी है, कि क्या सही है क्या नहीं है। वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको वो तोड़ते हैं, उनको वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो ऐसी चीजें सुने तो तब वो ऐसी मानसिकता से इसीलिए वो पीड़ित होते हैं। अगर वो समझे कि ये चीज सही नहीं है और ये जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो हमारे कानून हैं, उनके खिलाफ है, तो वो ऐसी मानसिकता, वो ऐसी चीजें ना करें। तो बेसिकली जो पर्सनैलिटी के ट्रेट हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। तो डॉक्टर शोभा, ऐसे लोग बीमार की श्रेणी में रखा जाए कि ये बीमार एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं? यस, ये जो है मानसिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें मानसिक डिसऑर्डर है, ना वो उस चीज के लिए किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प मांगते हैं। उनको लगता है कि वो जो है सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये चीज गलत है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको सजा मिल सकती है। वो किसी चीज से भी डरते नहीं है, वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपके ऊपर भी एक दूसरे अगर कोई हेल्प भी करता है उसके ऊपर भी वार कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से देखिए, हर बार जब ऐसी कोई भी मामले सामने आते हैं, ऐसे शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, विरोध होता है, पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, कानून भी सख्त बनाया गया ऐसे मामलों में, लेकिन फिर भी आरोपियों में आखिर जो डर होता है ऐसे लोगों में, वो क्यों नहीं है? ना पुलिस का डर है, ना कानून का, ना सजा का। क्या वजह इसकी माने जाए? मेरी राय में कानून का डर तो होना चाहिए, और लेकिन डर नहीं होता तभी तो ऐसे मामले बढ़ रहे हैं रोजाना। सर, रोजाना 5-6 घटनाएं ऐसी आती हैं, और ये तब है जब 5-6 जो मामले हैं, जो शिकायत है दर्ज होती है। ना जाने कितने ऐसे हादसे हो, ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता होगा जो पुलिस स्टेशन में दर्ज भी नहीं होती हैं शिकायतें। मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था संभवतः देश में, परंतु मृत्युदंड की कार्रवाई, मृत्युदंड तो काफी लोगों को मिला, परंतु वो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन के में आने में काफी वर्ष लग गए, और बहुत सारे प्रकरणों में मृत्युदंड हुआ भी नहीं जी। तो जो ट्रायल है वो तो स्पीडी ट्रायल हो गई, चालान भी जल्दी लग गया, परंतु बाद की कार्रवाई जो है उसमें काफी विलंब हुआ। अपील और अपीलेट न्यायालय, ये जो प्रक्रिया है ये काफी लंबी हो जाती है, और इससे न्याय होता हुआ दिखता नहीं है, ना ही आरोपियों में डर बनता है। दूसरा, जो पहले
सामाजिक एक दबाव रहता था, मोहल्ले हो कॉलोनी हो उनमें काफ़ी कमी आई है। और लोग जो हैं वो नशे के वजह से भी, प्रोन पिक्चरें देखने की वजह से भी, या इस तरह के वातावरण में रहने की वजह से भी उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। तो जैसा अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोन पिक्चर्स और उस पे को अपराध की श्रेणी में बतलाया कि उसको डाउनलोड करना भी अपराध है, पर उसको चेक करना भी मुश्किल है जब तक इस पर सख्ती से लगातार कार्रवाई नहीं होगी। लगातार ऐसे लोगों को सजा मिलने के साथ साथ अपील और ऊपर के न्यायालयों में भी निराकरण शीघ्र नहीं होगा। तीसरा, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पहले जैसे बुलडोजर की काफी बुराई हुई, जी। अगर इस तरह की कोई आरोपी हैं और यदि वो अवैध रूप से मकान बना के रहते हैं या अवैध उनका कुछ धंधा है, अगर उस पे सरकार उस वजह से भी अगर कार्रवाई करती है तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका पूरा परिवार इसको भुगतेगा, और यही डर बनेगा तब जाके समाज में इस तरह की बुराइयां रुकेंगी। खुशबू, जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, कई बार मामले में इतनी ज़्यादा एक के बाद एक तारीख मिलती हैं, उसमें जो भी पीड़ित परिवार होता है सालों साल लग जाते हैं, कई बार पूरी उम्र बीत जाती है। क्या, क्योंकि देखिए बहुत कम मामलों में खुशबू ये देखा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है, हर मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकती है। क्या आपको क्या लगता है, कैसे ऐसे मामलों में जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जा सकती है, कैसे इस तरीके के मामलों में कमी आ सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लॉज हमारे पास में अच्छे से हैं, जो नए लॉज आए हैं उसमें और प्रावधान दिए गए हैं इन चीजों को लेकर, और उसमें ये भी प्रावधान दिया गया है जहाँ पे फास्ट ट्रैक की आप बात कर रहे हो तो इन सब मैटर्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे ये मैटर्स, ये विदाउट एनी आपको या मुझे अपील करने की जरूरत नहीं, ये सारे मैटर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे। बट बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। लॉ तो आ गया बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आपको, मुझे, हम सबको यहाँ पे पता है, एंड आई थिंक जो हमारे साथ पे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं इन्हें भी पता है कि कैसे पुलिस के साथ में हमें पहला तो डर होता है कि पुलिस के पास जाए ना, क्योंकि एक बार तो हमारे अगेंस्ट में कुछ हो गया है, दूसरा वहां जाके और ज्यादा हमारे साथ में बेइज्जती होगी और बहुत चीजें होगी और भले से वहां पर जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कोलकाता राइट मैटर में देखा कि कैसे डिलेड एफआईआर हुई है इतने ग्रुसम मैटर में। तो यहाँ पे आई थिंक सबको साथ में आने की बहुत जरूरत है। एक पहला नंबर हो गया पेट्रियार्की सोसाइटी का, जो हमारा पेट्रियार्की माइंडसेट है वहीं से शुरुआत हो जाती है, जहां पे आप विमेन को या लड़कियों को आप एज अ प्रॉपर्टी मानने लगते हो, आप उनको अपने स्टेटस से नीचे मानने लगते हो। वहां से माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। वहां से बात आई लॉ की, लॉ में चेंजेस आ गए हैं, 1 जुलाई 2024 से लॉज इंप्लीमेंट हो गए हैं। दूसरा, उसके बाद में तीसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन। वहां पे आई थिंक सारी जो पुलिस फोर्स है इन सबको अपने सारी चीजें हटाकर ये देखना होगा कि जब क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है या फिर बच्चों के साथ में जब क्राइम होता है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। यहाँ पे सारी चीजें, पॉलिटिकल एम्बिशंस, एनी अदर एजेंडा, स्लगिशनेस, ये सब कुछ छोड़कर स्ट्रिक्टली इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि लोगों के मन में भय हो, डर बैठ जाए कि अगर ऐसा कुछ किया तो अभी के अभी हमारे ऊपर ये एक्शन होगी। वहां से फिर बात आती है कोर्ट की। तो कोर्ट में तो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक चीजों को देखा गया कि बहुत लंबे समय तक ये मैटर्स पेंडिंग होते हैं, तो वो पेंडेंसी के कारण और तकलीफ होने लगती है, तो लोगों को लगता है कंप्लेन ना करें। तो वो चीजें आज अभी आना शुरू हो गई है। इसके बाद का आता है कि सोसाइटी में आपको, मुझे, हम सबको विक्टिमाइजेशन को जो हम ब्लेम करते हैं ना, जो विक्टिम है हम उसको ही ब्लेम करने लगते हैं, उसी को हम उन नजरों से देखने लगते हैं। वो माइंडसेट चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि जितनी लड़कियां हैं वो बाहर आए, वो कंप्लेन करें। आज तो हम कंप्लेन देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कंप्लेन नहीं करती है, जो चीजें घर खुशबू, लेकिन काफी हद तक कमी इस ट्रेंड में तो आई है। अब लड़कियां आती हैं बाहर और ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराती हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अब बहुत चीज़ें बहुत हद तक चेंज भी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा और बदलाव की भी ज़रूरत है। डॉक्टर शोभा, आपको क्या लगता है? ठीक है, हम पुलिस को ब्लेम करते हैं ऐसे मामलों में, हम लॉ को ब्लेम, कई बार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब हो गई है घर से ही? अब बच्चियों को बहुत कम एज से ही ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें समझाया जाए कि बाहर किस तरीके से अगर कोई बुलाता है, कोई पास बिठाता है, कोई आपको बैड टच करता है तो उसको समझना है और आकर घर पर बताना है।
बिल्कुल। घर से ही पेरेंट्स को अगर अब लगता है बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, गुड टच का मीनिंग ही छोड़ दो, गुड टच बैड टच कुछ नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये गुड टच है बैड टच है, नो टच यूज करो। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो होती है वो तो फिर भी समझ सकती है, बोल सकती है नो जी। टच गुड टच और बैड टच की बातें। लेकिन हमारे पास तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी आते हैं जो कि उनके साथ भी रेप हुआ होता है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि कोई तुम्हें टच ना करे फैमिली के अलावा। फैमिली के अलावा मतलब माँ बाप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और उसके अलावा दूसरा, अगर आपको कोई घर में अगर पेरेंट्स नहीं है, उनकी एब्सेंस में कोई भी अगर आपसे गेट खुलवाता है तो बिल्कुल भी गेट ना खोलें। दूसरा, कुछ ना कुछ ऐसा कि अगर कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है तो हर चीजें खुलकर बताएं। कभी भी ना सोचें कि इसे हम बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे। और पेरेंट्स भी, अगर कोई बच्चा कुछ पूछता है या अपनी बात बताता है तो उसे डांटने की बजाय है कि उसे चीजों को, ना ही उसको छुपाएं, चीजों को एक्सप्लेन करें कि ये सही है और ये गलत है। और बच्चा भी ताकि अपनी बात उनके सामने खुलकर कह सके। कितने मामले ऐसे होते हैं कि फैमिली में ही किसी पर्सन ने कर दिया है, बस उसकी इमेज ना खराब हो जाए, हमारे पेरेंट्स ना नाराज जाए, घर में लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से बच्चे बताने में हिचकिचाते हैं। तो ये डॉक्टर बहुत शोभा, जरूरी है कि आपने बच्चों के मुझे साथ कहा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता, 3 साल की बच्चियों के साथ भी कई बार दुष्कर्म की कई खबरें आई हैं, तो ऐसे भी 3 साल का बच्चा, अब हम सभी को पता है कितना छोटा बच्चा होता है, मासूम सा प्यारा सा। तो जब ऐसे बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो किस तरीके से उसको समझा जा सकता है? मान लीजिए वो नहीं बता पा रहा है, उसे नहीं पता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ और वो बता भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे में एक पेरेंट, एक माँ कैसे इस चीज़ को समझेगी कि क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं बच्चे के ऐसी कंडीशन में, ये आपसे जानना चाहेंगे। बच्चे इस कंडीशन में, पहली बात तो पेरेंट्स का भी ये रोल बनता है कि इतने छोटे बच्चे को किसी और के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ना छोड़ के जाएं। अगर बेट भी है तो सारे डॉक्यूमेंट, वो सब सारी चीजें साथ में, वो चीजें एक्सप्लोर होनी चाहिए। तीसरी चीजें ये है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो अपनी बात बच्चे नहीं कह पाते हैं, उनके बच्चों में या तो वो बच्चा बहुत ज्यादा एकदम शांत हो जाएगा जी। बात करने में, उसके स्लीप पैटर्न में, उसके इवन खाना खाने के पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं, या फिर बहुत एग्रेसिव होता है कि छोटी सी भी अगर कुछ बात की तो वो कुछ सामान फेंकने लग जाएगा। और जो प्ले जो उसका होता है, 3 साल के बच्चे जो खेल खेलते हैं, कई बार उनमें भी इंटरेस्ट धीरे धीरे बच्चों का कम होता चला जाता है। तो बिहेवियर में काफी चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, और पेरेंट्स समझ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स समझ नहीं सकते हैं, बट पेरेंट्स को भी इतने छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देनी चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने हैंडल किए होंगे, बहुत क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार इजाफा ही, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम ऐसे मामलों पर लगाम लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्यों इस तरीके से जो अपराधी हैं, ऐसे मामलों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, वो उनके जहन में कोई खौफ, कोई डर नहीं है? मेरा मानना यह है कि एक तो समाज में जागरूकता तो आई है, और जब समाज इकट्ठा होता है तो कोई भी केस में ट्रेस होने तक और आरोपी पकड़े जाने तक सभी लोग एक्टिव रहते हैं। इसके पश्चात जब गवाह देने की बात आती है तो बहुत सारे परेशानियां जाती हैं पुलिस को, और प्रॉपर गवाह नहीं मिलते। दूसरा, फास्ट ट्रैक और इन्वेस्टिगेशन का तो टाइम लिमिट है और टाइमली इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, पर मेरा इसमें ये अनुरोध है कि इसमें जो अपील और अपील के बाद की प्रक्रियाएं हैं, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको भी टाइम लिमिट में निराकरण होना चाहिए, ताकि यदि वो दोषी है और उसको मृत्युदंड मिलना है तो वो समाज में एक मैसेज जाएगा। दूसरा, जो सामाजिक बहिष्कार का मैंने निवेदन किया है, अगर आरोपी किसी वजह से छूट भी जाता है तो समाज में सभी लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है, या कुछ ही दिनों में लोग भूल जाते हैं और फिर समाज में आके वो रहने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार लगातार होना चाहिए, और ऐसे जो परिजन जो सहयोग कर रहे थे, जैसा भोपाल की घटना में था, ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनका सामाजिक बहिष्कार और उनके जो भी मकान है या अवैध कार है उनको भी नस्तनाबूद किया जाना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि अगर इस तरह से छोटे बच्चों के साथ या किसी भी तरह से कोई बालिका के साथ कोई घटना की जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी, और समस्त समाज, न्यायालय के साथ साथ पुलिस के साथ साथ समस्त समाज उसको दंडित करेगा। ये हमारे मन में भावना आना चाहिए,
और इसी जी। प्रकार से जागरूकता भी बढ़ाई जानी चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, बिंदु घाट पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बिंदु, किस तरीके से हम सामाजिक तौर पर किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है ऐसे मामलों को लेकर? बिंदु, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिंदु मैम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? खुशबू जैन भी हमारे साथ हैं। खुशबू, लगातार देखिए सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और एक बड़ी वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में, और ये शुरुआत में ही हमारी डिस्कशन में भी ये बात सामने आई कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है। आपने कहा कि तमाम बदलाव भी कानून में हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी वक्त लगता है, जिसके चलते बहुत देरी ऐसे मामलों में हो जाती है। नहीं, आप 1 जुलाई 2024 से कानून बदले हैं। आपको और मुझे वो कानून को जानने की जरूरत है। सोसाइटी को अपने जो राइट्स है जो उन कानून में आए हैं उनको जानने की जरूरत है। अगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको वो जी। बता दूं। नए प्रावधान आए हैं वो ये है कि अगर इस तरीके के क्राइम्स अगर होते हैं तो आप उसको एफआईआर अगर कंप्लेन करनी है तो वो जो लड़की है वो कंप्लेन घर से कर सकती है, उसको पुलिस स्टेशन जाने की अब जरूरत नहीं है, वो अपना जी। स्टेटमेंट घर से रिकॉर्ड कर सकती है। जहां मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रावधान आए हुए हैं। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आता है जब आप एनोनिमसली कंप्लेन कर सकते हैं। एनोनिमसली मतलब जैसे अगर मैं विक्टिम हूं तो मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज है, जैसे जी। कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज रिलेटेड कोई है या एक्सप्लिसिट कंटेंट को लेकर है या फिर रेप है या गैंग रेप है, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे अनोनिमाइजली बिना अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी बताए कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जब कोर्ट में रिकॉर्डिंग पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, मैं अपने स्टेटमेंट्स विमेन मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ दैट। ये सेक्शन 183 आपके बीएनएसएस का है। जी। इसके साथ साथ में अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है या चाइल्ड है, उनके लिए भी एक स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर वहां पे होना बहुत जरूरी है जो उनके रेसिडेंस पे आ सके और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। अभी इसके बाद में एक और चीज आई है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होना मैंडेटरी हो गई है नए लॉज के हिसाब से, ताकि आपको और मुझे अब डर ना लगे कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वही आएगा या वहां पे किसी अलग तरीके से बिहेवियर होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड पे रहेगा। खुशबू, सर ने एक और बात आपको कही क्या थी, लगता है, क्या लोगों को, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि बहुत समझने की जरूरत है, अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से ऐसे जो पीड़ित हैं, जो पहुंचते होंगे शिकायत लिखाने के लिए, उनको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में नहीं पता होंगी? तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके चैनल से, आपके शो से ये पता चले। प्लस पुलिस का काम होता है कि उनको जी। उनके राइट्स बताएं। अब पुलिस वहां पर जनता की हेल्प के लिए है, वो वहां पे उनकी सर्विस के लिए है, जी। तो उनको बताना बहुत जरूरी है कि आपके क्या राइट्स है। और नहीं भी बता रहे हैं तो आई थिंक स्कूल में ये बहुत जरूरी है कि आप एक चैप्टर बिल्कुल इस चीज पे लगाए कि विमेन के राइट्स क्या है, उनको उनके तीनों लॉज, चारों लॉज में उनके साथ में अगर कुछ होता है, ये तो मैं पोस्ट बोलती हूँ, प्रिएम्प्टिव में तो बहुत चेंजेस सोसाइटी को लाने की जरूरत है, बट पोस्ट अगर कुछ होता है तो क्या चीजें उनको ध्यान में रखने की जरूरत है, उनके पास क्या लॉज है क्या लॉज नहीं है, ये बेसिक है। ये किसी लॉ स्टूडेंट या लॉयर को जानने की जरूरत नहीं है, ये हर आम इंसान को जानने की जरूरत है, और सिर्फ लड़कियों को नहीं, सबको जानने की जरूरत है ताकि सोसाइटी अपलिफ्ट हो सके। मैं एक और चीज बता रही हूँ कि एज अ विटनेस अगर आप आते हैं तो अगर आपके पास डिफिकल्टी है कि जैसे अगर मैं बॉम्बे में हूं, अब दिल्ली का कोई मैटर है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मैं विटनेस ही ना बनूं, तो अब आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से अपने विटनेस के स्टेटमेंट्स और क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जी। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे डिफिकल्टी है और मैं स्टेटमेंट वहां आके नहीं दे सकता हूँ, या क्रॉस में मैं वहां नहीं आ सकता हूँ। ये सारी चीजें इसीलिए चेंजेस लाए गए हैं कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी का यूज लें ताकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो रोबस्ट हो सके, ताकि हमारे जो लॉज है इन प्लेस वो होने के बावजूद जो हम सबको, आपको और मुझे, जो इससे हमें हेल्प होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, टाइमली हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो टाइम, सेंसिटिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें लाई है इसको लेकर। इट्स जस्ट आपको और मेरे को इन लॉज को, हमारे जो लॉज है इनको जानने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और खुशबू, हम उम्मीद यही करें, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें और हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से डिटेल में कि क्या लॉ है, क्या इनके प्रावधान है, किस तरीके से इसमें बदलाव हुआ है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी लगातार बातचीत हो रही है कि डॉक्टर शोभा, मेरा सवाल आपसे है कि सोशल मीडिया को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से प्रभाव पड़ता है आजकल, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है,
ठीक है, ये भी प्रावधान है, ये भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि लॉक लगा दिया जाए, लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि आप लॉक लगाते हैं वो पता ही नहीं किस तरीके से उसको खोल लेते हैं। कुछ ऐसे हम साइट्स हैं जिनको हम बंद कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों की साइट्स को ओपन रख सकते हैं। तो क्या आप मानती हैं सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी इस चीज़ के लिए इसका कारण है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार सोशल मीडिया को भी माना जा सकता है? बिल्कुल सोशल मीडिया का बच्चों की जो डेवलपमेंट है इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रोल है। कई बार क्या होता है बच्चे यूट्यूब पे कोई गेम भी अगर खोल रहे हैं तो साइड में कुछ कुछ लिंक आ जाते हैं जी। जो कि बच्चों के देखने के लिए नहीं होते हैं, कुछ मूवीज के भी, तो उन सब पे थोड़ा सा एक रोक लगनी चाहिए। दूसरा, कुछ मूवीज में भी ऐसे शो आ जाते हैं जिसमें उसमें बाद में हीरो ऐसा कर रहा है या विलन ऐसा कर रहा है, उसको हाईलाइट कर देते हैं और उसके बाद में उसको इतना पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो इस तरह की भी कुछ कुछ जो सोशल मीडिया की जो चीजें हैं इनको जो है रोका जाना चाहिए। थर्ड जो है मीडिया का जो रोल है ये चीज कंट्रोल करने में भी है। अगर आज किसी ने किया है और उसको तुरंत ही कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिले, उसको पनिशमेंट मिले, तो ये भी एक बच्चों तक या बड़ों तक मैसेज जाता है कि अगर गलत करने पे ऐसा वहां पर हो गया था तो हम इस चीज के लिए कंट्रोल करें। दूसरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से विड्रॉल करना चाहिए, बच्चों को एक टाइम लिमिट बनाए। ऐसा नहीं छोटे बच्चों के हाथ में फोन दे दे, कहीं ना कहीं उसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी। दूसरा, टीचर को भी ऑनलाइन जो चीजें हैं या फिर वही पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करके दे जिस ऐप की उनको जरूरत है या जिस गेम की उनको जरूरत है, और सोशल मीडिया पे भी ये साइड वाले जो लिंक है उन चीजों को भी ब्लॉक करके दें। जी धर्मेंद्र जी, आपका हम आपसे जाते जाते हम आपसे भी एक ये राय लेना चाहेंगे। आप बताएं हमारे दर्शकों को, हमें ये जानकारी दें कि किस तरीके से हम अपने आसपास चौकन्ना रह सकते हैं, आसपास नज़र रख सकते हैं, ताकि हमारे इस तरफ से सामने वाले को भी ये मैसेज जाए कि हाँ, इनके या इनके परिवार के बच्चों की तरफ अगर हम कुछ ऐसा करने की सोचते हैं तो क्या अंजाम उसका हो सकता है। किस तरीके से हम खुद को और चौकन्ना रख सकते हैं? पहले तो अपने बच्चों पे स्वयं को नियंत्रण और देखरेख में रखना आवश्यक है। जी। छोटे बच्चे अक्सर खेलने के लिए आसपास जाते ही हैं, पर जब जाते हैं तो उनका समय पे और कहाँ खेल रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता इस संबंध में बढ़ाई जाना चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। नशा है समाज में एक जहर है। नशे को रोकने के लिए गली मोहल्लों में जो ये पुड़ियाएं बिकती हैं, मेंडेक्स वगैरह, ये अगर इस पे नियंत्रण रहेगा तो इस तरह के अपराधों में काफी सुधार की संभावना रहेंगी। और पोर्न वीडियो और इस तरह के जो वो है उस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। जी धर्मेंद्र और जी। इस तरह के उस पर रोक लगी जाना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब हमें दिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही डॉक्टर शोभा शर्मा, आपका भी शुक्रिया, और खुशबू जैन, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।